Hello everyone, welcome back to this class. Today topic is सिक्योरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा। जैसा कि आपको पता है हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहे हैं, इसमें सुरक्षा की इम्पोर्टेंस क्या है ना। सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित के लिए सुरक्षा चाहता है कि उसका देश सुरक्षित रहे, सेफ रहे। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है, नेशनल इंटरेस्ट से, कि सब राष्ट्रों का भला हो। अब इसमें जो राष्ट्र की सुरक्षा है उसे सबसे ऊपर रखा जाता है और किसी के पास ऐसी शक्ति ना आ जाए जो दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को संकट में डाल दे, इसका ध्यान रखा जाता है। मतलब किसी के पास इतनी पावर ना आ जाए कि जिससे दूसरे को खतरा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि जैसे ही कोई पावरफुल होगा तो इससे दूसरे की सुरक्षा में कमी आ जाएगी, है ना। तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी देश इतना पावरफुल ना हो जाए कि दूसरा देश संकट में आ जाए। फर्स्ट हम देखेंगे सामूहिक सुरक्षा का अर्थ। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति व्यवस्था स्थापित करने या फिर बाहरी देशों द्वारा आक्रमण को रोकने के एक साधन के रूप में अपना विशेष महत्व रखता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो सामूहिक सुरक्षा दूसरे देशों द्वारा आक्रमण को एकत्रित रूप में रोकने की व्यवस्था है। इट मीन जो सामूहिक सुरक्षा है उसका सीधा सा मतलब क्या है कि कोई देश दूसरे देश पर अटैक ना करे, है ना, उसको कंट्रोल कर सके। इसे ही सामूहिक सुरक्षा कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तर पर जितने भी देश हैं सब एक दूसरे की सेफ्टी का ध्यान रखें। अब इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज सिक्योरिटी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल सिक्योरिटी, is a term which refers to the measures taken by states and international organizations such as the United Nations, European Union and others to ensure mutual survival and safety। मीन्स सबका यही फोकस है कि किसी तरह ग्लोबल लेवल पर, मतलब विश्व स्तर पर सब देश एक दूसरे को सिक्योर रख सकें। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट है द हैग कन्वेंशन। ये एक हैग सम्मेलन था। ठीक है, अब ये किस लिए बनाया गया था। सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए। अब ये हैग कन्वेंशन ऑफ 1899 एंड 1907 वर द फर्स्ट multilateral treaties that addresses the conduct of warfare and were largely based on the Labor Code, which was signed and issued by us US President Abraham Lincoln to the Union Forces of the United States on 24th April 1963 during the American Civil War। अब ये जो हेग सम्मेलन था कब हुआ था। 1899 से 1907 तक। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया, फेल हो गया, लेकिन जो उसका मेन एम था वो था देश की सुरक्षा करना। हेग अभी से हमें शब्द से तात्पर्य उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों से है। संधियाँ क्या होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अपने राष्ट्रहित के लिए कोई देश दूसरे देश के साथ करता है, जिसका आयोजन नीदरलैंड के हैग शहर में वर्ष 1899 से 1907 के बीच में हुआ था। हैग क्या है, एक शहर है, वहाँ पे हुआ था ये। और कहाँ का शहर है ये, नीदरलैंड का। 1899 के सम्मेलन में इन विषयों पर विचार किया गया। सशस्त्र सेनाओं के विस्तार को सीमित करना, मतलब ऐसी सेना जो शस्त्र के शास्त्र हैं, उनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, उनको कंट्रोल करना। नए हथियारों के फैलाव में कमी लाना। समुद्री युद्धों में घायल सैनिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए 1864 के जेनेवा अभिसमय को लागू करना और स्थल युद्धों के रीति रिवाजों और कानूनों से संबंधित 1874 के अनुमोदित ब्रुसेल्स घोषणा में सुधार लाना। तो ये सब इसके उद्देश्य थे कि ये क्या चाहता था कि विश्व स्तर पर शांति बनी रहे। ठीक है, यही इसका मेन मोटिव था। नेक्स्ट वन इज लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। अब ये क्या था। द लीग ऑफ नेशन वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था हुज प्रिंसिपल मिशन वॉज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। जिसका प्रिंसिपल क्या था, सिद्धांत, कि ये वर्ल्ड की शांति को मेंटेन कर सके। इट वॉज फाउंडेड ऑन 10 जनवरी 1920। कब इसकी स्थापना हुई थी, 10 जनवरी 1920 को, बाय द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस दैट एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, है ना। तो राष्ट्रसंघ पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप, मतलब जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अंतरशासकीय संगठन था। ठीक है। इसके प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना, निशस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता द्वारा समाधान करना शामिल था। मतलब कुल मिलाकर मोटिव यही था कि किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी की जाए। अब इसके बाद जब इसने भी सक्सेस नहीं पाई थी तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ भी आया था। ठीक है। उसने भी बहुत सारी कोशिशें की थी कि किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्योरिटी एंड न्यूक्लियर वेपन, सुरक्षा एवं परमाणु अस्त्र। जो परमाणु अस्त्र हैं वो कब आने शुरू हो गए थे? जब ये आए तो बहुत बेसिक चेंजेस हो गए थे, बुनियादी परिवर्तन हो गए थे। ठीक है। नए नए गठबंधन बने, लोगों ने संधियाँ की देशों ने, है ना। और फिर इसके बाद एक टाइम आया जो किससे जुड़ा हुआ था? न्यूक्लियर वेपन से। लोगों ने परमाणु अस्त्र बनाने शुरू कर दिए। इसी चिंता के कारण शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा भी दिनों दिन तेज होती रही। मतलब लोगों ने अपने पास वेपन्स को स्टोर करना शुरू कर दिया। जैसे कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फ्रांस जर्मनी से जीत गया था, लेकिन तब भी वो जर्मनी से बुरी तरह डर गया था और उसने पेरिस सम्मेलन में राष्ट्र संघ में तथा इसके बाहर भी बार बार अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी कि मुझे सेफ्टी चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि वो हार तो गया है जर्मनी, लेकिन वो फिर ताकतवर होके आया तो वो मुझे हरा देगा। ठीक है। तो उसकी वो बार बार यही कोशिश कर रहा था कि इसी तरह ऐसी सिस्टम ला दिया जाए जिससे सबको सेफ्टी मिल जाए। ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे सम्मेलन हुए। ठीक है। लोकार्नो समझौता 1905 में, 1928 में पेरिस समझौता और प्रोटोकॉल लगा था 1924 में। तो सबका जो मेन मोटिव था वो यही था कि फ्रांस अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि किस तरह मुझे अपनी सेफ्टी मिल जाए, कि मुझे कोई कंट्री हार्म नहीं करेगी। ठीक है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी और बाद में भी सुरक्षा की तलाश अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का मुख्य मुद्दा रही। मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बीच में भी अगर हम देखें तो यही ट्राई करते रहे सब लोग कि किसी तरह नेशनल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो जाए, कि ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि सब लोग एक दूसरे के साथ सुरक्षित रह सके और किसी को युद्ध का खतरा ना हो। अब इसके लिए बहुत सारे गठबंधन हुए, नाटो, सियाटो, बगदाद संधि, वारसा संधि, है ना। बहुत तरह के गठबंधन हुए और सबका मेन मोटिव यही था, सुरक्षा। ठीक है। अब सोवियत संघ के खिलाफ भी बहुत सारे गठबंधन बने, या फिर वो जो गठबंधन हुए थे मेनली वो सोवियत संघ के खिलाफ थे या फिर अमेरिका के खिलाफ थे, क्योंकि ये दोनों ही महाशक्तियाँ थीं। अब जिस समय अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1945 में, तो अमेरिका ने क्या किया, जापान के 2 शहर थे नागासाकी और हिरोशिमा, उस पर परमाणु बम गिरा दिए थे और जिससे वो तहस नहस हो गए थे। ठीक है। तो उसके बाद सब लोग घबरा गए थे, जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था और सबको ये डर था कि अमेरिका हमारे साथ कुछ और गलत ना कर दे। तो इसके 4 सालों तक पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास था। अमेरिका के पास सारी जिम्मेदारियां थी कि कोई देश किस देश की सेफ्टी सही रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है। 1949 तक यही रहा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सोवियत संघ ने भी अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। 1949 में उसने अणु बम का परीक्षण किया। ठीक है। 1945 में गिराया, उसके 4 साल बाद 1949 में, क्योंकि वो भी डरा हुआ था कि वही महाशक्ति बन चुका था उस वक्त अमेरिका, और किसी को नहीं पता था उसके पास ऐसे कितने बम और हैं। फिर इसके साथ ही और सारे देश भी इसमें जुड़ गए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, सब ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया कि हम भी परमाणु अस्त्र बनाएंगे। फिर 3 और देश ऐसे आए बाहर निकल के, वो कौन कौन से थे, भारत, पाकिस्तान और इजराइल, जिन्होंने भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट लिया कि हम भी परमाणु अस्त्र बनाएंगे। उन्होंने भी ये सब करना शुरू किया। ठीक है। और फिर 1998 में भारत ने खुद को परमाणु संपन्न देश अनाउंस कर दिया कि हम अब परमाणु संपन्न देश हैं, हमारे पास भी एटम बम है।
फिर इसी से पाकिस्तान परेशान हो गया और कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तान ने खुद को परमाणु अस्त्र संपन्न देश अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, अब पावर बैलेंस भी हो रहा था एक तरीके से, और लोग ये भी कर रहे थे कि अपनी सिक्योरिटी के लिए कदम आगे बढ़ा रहे थे कि हमारे देश को कोई खतरा ना हो, है ना, इसलिए वो सब सिक्योरिटी के लिए बढ़ा रहे थे। पहले जो सिक्योरिटी थी क्या होता था, लोग बड़े बड़े किले बनवा लेते थे, दीवारें बनवाते थे जिससे कोई अटैक करे तो हम अपने देश की सुरक्षा कर सके। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, इतने सारे एटम बम चल पड़े हैं कि इतनी मेहनत और इतने मटेरियल से बनी हुई कितने भी बने किले सबको वो एक बार में तहस नहस कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए अब लोगों ने वेपन्स की तरफ, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ अपना रुख कर लिया है, वो परमाणु अस्त्र बनाने लगे हैं, जिससे क्या हुआ है कि जो परमाणु अस्त्र बनेंगे उनसे जिसके पास सबसे ज़्यादा है वही देश शक्ति संपन्न कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पर आप देखेंगे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, संधियाँ करते हैं, है ना, गठबंधन करते हैं, ट्रीटीज़ करते हैं, जिसकी वजह से पावर बैलेंस रहे और ये अपनी शक्ति को बढ़ा सकें और किसी के शिकार ना हो। जैसा कि एक कहावत है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना, तो जो देश कमज़ोर रह जाएगा उसी जो ताकतवर देश है वो दबा लेगा। तो इसी रीज़न से क्या होता है कि जो कमज़ोर देश है वो भी कहीं ना कहीं कोशिश में रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करें, शस्त्रों का संचय करें, वेपन्स स्टोर करें, है ना, अपनी सेनाओं को और ज़्यादा ताकतवर बनाएं, जिससे हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी झुकना ना पड़े। ठीक है, अब हर राष्ट्र के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पार्टिसिपेट करे और अपनी ताकत को बनाए रखे। ठीक है, अब नागरिक जनसंख्या भी हथियारों के लक्ष्य में लाई जाती है। पहले क्या था, सिर्फ विश्व में युद्ध होते थे और सेना पर ही डिपेंड करते थे, सबकी सेना जितनी है, लेकिन अब वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनके पास जो हथियार हैं वो भी इस चीज़ में इंक्लूड होते हैं। भले ही इसके लिए गैर परमाणु परंपरागत बमों का ही यूज होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे विस्फोटक हालातों में सुरक्षा की तलाश पूरी दुनिया के लिए सबसे कठिन समस्या बन गई है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ग्लोबल लेवल पर कि किस तरीके से अपने राष्ट्र को स्वतंत्र रख सके, क्योंकि आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर सबको डर है, हर राष्ट्र डरा हुआ है कि कहीं कोई दूसरा देश हम पर अटैक ना कर दे। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे बॉर्डर पर कितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब रहती है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा क्या होती है, इसके पीछे मान्यता क्या है ना, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।